हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने जो गैस अवस्था चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। साथियों, आपको मैं बता दूं, आज के इस वीडियो में हम अपने जो गैसों के नियम्स हैं, लॉज ऑफ गैसेज है, उनको देखने वाले हैं। देखो, ये नियम हम पढ़ते क्यों हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ये जो गैसों के जो नियम है ये हमें क्या बताते हैं। जैसे ये नियम हमें गैसों में ताप, दाब और जो आयतन है, मतलब उनके बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, उसके बारे में कौन बताते हैं। अपने जो गैस के नियम है वो बताते हैं। अपने सिलेबस में कौन कौन से नियम है, क्या क्या पढ़ना है। देखो, इस वीडियो के अंदर हम बॉयल का नियम पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे। ऐसे ही उसके बाद में हम बात कर ले चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स का नियम है। लास्ट में जैसे दो नियम और पढ़ेंगे, इसके बाद में गेलुसेक का और अपने अवोगाद्रो का नियम। ये चारों नियम हमें पढ़ने हैं। वन बाय वन हम एक एक स्टार्ट करते हैं। तो आज की हेडिंग डालो गैसों के नियम, लॉज ऑफ गैसेज। तो गैसों के नियम, पहली हेडिंग आप डालो यहाँ पे, गैसों के नियम। तो कौन कौन से नियम पढ़ेंगे मैंने अभी आपको बताए हैं चारों, लॉज ऑफ गैसेज। देखो, सबसे पहला नियम आप कौन सा लिखोगे कि सर हमें सबसे पहले कौन सा पढ़ना है, बॉयल्स लॉ पढ़ना है। किसका नियम, बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। उसके बाद में कौन सा पढ़ लेंगे, देखो ये जो नियम है ना, चारों नियम जो हम पढ़ेंगे, इनसे एग्जाम में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इनके जो ग्राफ्स है ना वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब एक एक चीज का ध्यान आपको इधर रहना है। उसके बाद में इसके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन आने चाहिए, साथ में आपको क्या देखना है, इसके अंदर जो जो ग्राफ बन रहे हैं वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। गेलुसेक का नियम और सबसे लास्ट में अवोगाद्रो का नियम। ये चारों नियम हैं जो कि आपको आने चाहिए। अवोगाद्रो का नियम। बच्चों, आप लोगों को एक चीज याद है क्या, अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है बताओ। ये नियम अलग है, संख्या अलग है। तो अवोगाद्रो नियम क्या है बताओ, कौन बताएगा मेरे को। तो आप इन चारों का क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये नियम हम पढ़ने वाले हैं। तो ये नियम पढ़ेंगे क्यों, इंपॉर्टेंट बातें। ये नियम हमें क्या चीज बताएंगे बताओ कोई। जैसे कि मैं बता दूं, ये नियम हमें क्या बताएंगे, गैसों में जो ताप, दाब, आयतन है, इनके बीच में संबंध को दर्शाते हैं। तो ये नियम पढ़ा क्यों जाता है बच्चों, ये क्यों पढ़ते हैं हम चारों नियम, ये क्या चीज बताएंगे हमें। जो अपना क्या है, गैसों में ताप, मतलब गैसों के अंदर ताप हो गया, दाब हो गया और आयतन हो गया। क्या हो गया, आयतन हो गया। मतलब आप इसको टेम्परेचर बोल दोगे, प्रेशर बोल दोगे, वॉल्यूम बोल दोगे। तो इनके बीच में जो संबंध को दर्शाता है, कौन, इनके बीच में जो रिलेशन को दर्शाता है वो कौन दर्शाता है, अपने ये चारों नियम दर्शाते हैं। तो इसलिए ताप, दाब और आयतन के बीच में संबंध को दर्शाने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, गैसों के नियम पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई। तो ये चारों नियम हमें पढ़ने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूं। हाँ, आपने इतना नोट कर लिया। अब पहली हेडिंग डालो, बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। देखो, बॉयल्स लॉ क्या है बताओ। बॉयल ने क्या बताया, ताप, दाब व आयतन, इनके बीच में किसके संबंध के बारे में बताता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके यही आ जाता है। बॉयल्स लॉ है, ये हमें किसके बीच में रिलेशन को बताता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो बॉयल्स का लॉ है ये हमें ताप व दाब व आयतन के बीच में रिलेशन को बताता है। प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन को बताएगा, संबंध को बताएगा, वो कौन सा नियम आ जाएगा, बॉयल का नियम आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो इसी नियम का दूसरा नाम क्या है, दाब, कौन सा, प्रेशर। कौन सा है बच्चों, दाब व आयतन का संबंध। दाब व आयतन संबंध को कौन बताता है, अपने बॉयल्स लॉ बताता है। तो किसके बारे में बताता है ये, दाब व आयतन के संबंध को। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। इसीलिए बॉयल के नियम को कौन सा नियम बोल दोगे, दाब व आयतन के संबंध का नियम बोल दोगे। प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन, आगे बात समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाता है। दाब व आयतन का संबंध कौन दर्शाता है, अपने बॉयल्स का रूल है ये बताता है। बॉयल्स लॉ इसके बारे में बताता है। इसीलिए इसको आप क्या बोल दोगे, दाब व आयतन संबंध। आगे पहली बात समझ में, तो क्या लिख दोगे, सबसे पहली लाइन तो ये लिख दोगे। उसके बाद में देखो, इसको समझने के लिए आपको पता ये होना चाहिए, दाब व आयतन के बीच में संबंध को तो दर्शाता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो टेम्परेचर होता है, क्या बच्चों, तापमान। क्या, ताप।
मतलब टेम्परेचर, ये क्या होता है, स्थिर होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आ जाता है। ताप क्या रहता है इसके अंदर, स्थिर रहता है। वो बोल देगा कमरे के ताप पर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर दे देगा। तो स्थिर ताप पे क्या हो जाता है, अपना ये नियम लागू होता है। बोयल्स नियम किस पे लागू होगा, जब ताप क्या होगा, स्थिर होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या बोल दोगे इसके अंदर, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, मतलब आयतन का मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, उसके बारे में बताता है। तो आप पूरी लाइन यहाँ क्या लिख दोगे, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सीधा का सीधा एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लाइन लगा के लिखोगे क्या, स्थिर ताप पर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इंग्लिश वाले भी साथ साथ लिख लो ना, स्थिर ताप पर। स्थिर ताप का मतलब क्या लिख लोगे ब्रैकेट के अंदर, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो स्थिर ताप पर किसी गैस का, किसका बच्चों, किसी गैस का क्या, आयतन, किसी गैस का। अब देखो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा है ना, गैस की निश्चित मात्रा। अब निश्चित मात्रा हो जाएगी गैस की, देखो गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, मात्रा का आयतन। आयतन का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे आयतन में क्या आ जाएंगे, मोल्स कितने हैं ये बात बताएगा। तो यहाँ पे आयतन के ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। मोल आप कैसे निकालते हो, जो कि विलियन वाले चैप्टर में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं फिर भी बताऊंगा। तो निश्चित मात्रा, आयतन को क्या बोलते हो इंग्लिश में आप, वॉल्यूम। देखो मैंने यहाँ पे बता दिया, दाब प्रेशर को बोल देते हो, आयतन वॉल्यूम है, और ताप क्या है, टेम्परेचर है। तो इतना आप सबको पता होना चाहिए। हाँ, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन किसके, दाब के, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, व्युत्क्रमानुपाती। देखो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, व्युत का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती किसके, प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती, दाब के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोल दोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ, तो आप सबने लिख लिया होगा, मैंने मेन टर्म्स थी सारी की सारी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दिया है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। तो इसको आप इक्वेशन में कैसे लिख दोगे, P प्रोपोर्शनल टू 1/v। इंपॉर्टेंट, ये लाइन डायरेक्ट आ जाएगा आपके उसके अंदर, ऑप्शन के अंदर। तो अगर आप इसको हटाओगे प्रोपोर्शनल को, किसको, इसको, तो कांस्टेंट आ जाएगा अपने पास में k। तो देखो आगे क्या हो जाएगा बच्चों, यहीं पे देखो P अपनी जगह है, यहाँ इक्वल आ जाएगा, और कांस्टेंट क्या ले लेंगे, k अपॉन में 1/v। देखो ये बात हमारे यहाँ पे निकल के आ जाती है। तो ये इक्वेशन आप क्या दे दोगे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दोगे। कौन सी दे दोगे बच्चों, फर्स्ट। अब यहाँ से अगर मैं k का मान निकालूं, किसका, k का, तो k का क्या हो जाएगा, p इंटू वी, मतलब ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, k इक्वल पीवी। क्या लिख सकता हूँ, k इक्वल टू पीवी, है ना। पूरा अच्छे से लिख दो एकदम सुंदर सा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको दिया हुआ होगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी, इन दोनों का क्या हो गया, मल्टीप्लाई, इधर चला गया। ये इक्वेशन हो जाएगी अपने सेकंड। अब देखो k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, p क्या है, प्रेशर, v क्या है, वॉल्यूम, सारी की सारी चीजें बता दूं, मैंने आपको बता रखी है। तो यहाँ पे आप k का लिख लो, बाकी सब मेरा बताया हुआ ऊपर। k इक्वल टू क्या है अपने, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोल दोगे, स्थिरांक या समानुपातिक स्थिरांक। यहाँ पे क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। आधी बात समझ में, कांस्टेंट है, समानुपाती स्थिरांक, कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट बात है, सारा का सारा आप लिख लो। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो और इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। k इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी। छाप लिया, छापो इसको, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे देखो आगे क्या है। इतना समझ में आ गया, k इक्वल टू क्या आ गया, पीवी। मैं इसको इरेज करूं, इतने में आप लोग इसको रिवाइज करो, याद करो, क्योंकि जस्ट आगे इसी से आगे रिलेटेड बात बताने वाला हूं। पीछे वाला याद रहेगा तभी आप आगे जा पाओगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई, इसमें ताप क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है ना।
बस यही बात थी इंपॉर्टेंट। आगे देखो क्या बताने वाला हूं मैं आपको। यदि किसी गैस को स्थिर ताप पे, टेम्परेचर क्या रहेगा स्थिर, तो स्थिर ताप पे क्या करोगे, दाब P1 व आयतन V1 से प्रसारित करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका दाब दाब क्या हो जाएगा P2 और आयतन क्या हो जाएगा V2। तो इसमें क्या चेंज आएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो लिखो, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चों, इसमें स्थिर रहेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए बॉयल्स लॉ के अंदर। तो क्या है, किसी गैस को, किसको, कोई भी गैस है, तो किसी गैस को, थोड़ा सा बस आपको दिख रहा है अच्छे से, है ना, किसी गैस को किसके ऊपर, स्थिर टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट ताप पर, स्थिर ताप पर क्या काम करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, चेंज किसमें करेंगे, आयतन और दाब में ही चेंज होगा हमेशा। तो स्थिर ताप कौन सा ले लोगे, सपोज अपन टी लेट कर लेते हैं, क्या, टी, कैपिटल टी क्या कर लिया, लेट कर लिया। तो ताप पर क्या हो जाएगा, दाब P1, ताप पर दाब, दाब मतलब प्रेशर P1 व आयतन, आयतन मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1। तो दाब P1 वॉल्यूम V1, इससे क्या करोगे, प्रसारित कर देंगे, मतलब विस्तार कर देंगे, से प्रसारित करने पे, प्रसारित करने पर, है ना, क्या हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा और आयतन क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, है ना। प्रसारित करने पर दाब क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा P2 व आयतन क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी, क्या, P1 इक्वल टू V1, ये K तो क्या रहेगा, कांस्टेंट है, स्थिरांक तो K ही रहेगा, और दाब क्या हो जाएगा, मतलब दाब और आयतन दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में निकल के आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो यहाँ, और इसको इक्वेशन क्या बोल सकते हो, सेकंड। अब देखो दोनों वैल्यू किसकी आई है हमारे पास में यहाँ पे, K की, मतलब K की दोनों वैल्यू है P1 V1 P2 V2, तो इसको दोनों को क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे एक दूसरों के। तो समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या निकल के आ जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे क्योंकि ये K की वैल्यू है ना सेम। तो P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2। ये इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ जाती है हमारे पास में, कौन, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इसी को आप क्या नाम दे दोगे, इक्वेशन थर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए आपको तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए, वैसे एक इक्वेशन से ही काम चल जाएगा। तो ये कौन हो गया, अपने बॉयल्स का नियम हो गया। इसके बाद में आगे बच्चों हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इसको चाहो तो आप आगे और भी लिख सकते हो। कैसे, देखो ये P1 को एक साइड, P वालों को एक तरफ लिख लो, V वालों को एक तरफ लिख लो। तो P1 अपनी जगह है, ये P2 इधर आ जाएगा, ये V1 उधर चला जाएगा, V2 अपनी जगह रह जाएगा, है ना, बस ये बन जाएगा। तो P1 के इक्वल V2, P2 के इक्वल V1। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई है ना। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हो नाम आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो इसके ऊपर अपन क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा, आपको चारों जो नियम पढ़ा दूंगा, उसके बाद में सबके एक साथ क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आपको इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सबसे पहले हमने सारे नियम पढ़ने हैं। आगे बात समझ में, स्क्रीनशॉट लो, क्या लो, स्क्रीनशॉट, इसके क्वेश्चन भी करेंगे हम। हाँ, यहां तक आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई। अब अगली बात क्या आ जाती है, अपने बॉयल के नियम के अंदर गैस है, गैस के घनत्व है और दाब है, उसके अंदर बीच में क्या संबंध है। मतलब बॉयल के नियम के अनुसार हम क्या देखेंगे, गैस का जो घनत्व है और जो दाब है उसके बीच में क्या संबंध है। आप लोगों को पता है घनत्व का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, मतलब m अपॉन v होता है। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि m अपॉन v, मतलब v की वैल्यू निकाल लेंगे और v हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से और आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसमें आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है, घनत्व के अंदर किसी गैस का घनत्व होता है ना, वो दाब होता है ना, बढ़ेगा वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ेगा। मतलब दाब घनत्व के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। तो इसमें संबंध क्या हो जाएगा, घनत्व और दाब क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। बस एक लाइन याद रखनी है आपको, बाकी कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। तो क्या बोल दोगे, किसी गैस का दाब उसके घनत्व के समानुपाती होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है। तो लिखो, दाब व घनत्व के अंदर संबंध, इसमें बॉयल नियम के अनुसार। हाँ, अगली इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है,
बस आपको ये याद रखना है, इक्वेशन वगैरह सारी की सारी चीजें, और उसके अलावा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको पूरी करवाने वाला हूँ जल्दी ही मैं आपके सामने क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आने वाला हूँ एमसीक्यूज की। तो सारा आपका सिलेबस कवर करवा देंगे हम टाइम से, बिना टेंशन लिए। बस आप पूरी पढ़ाई पे फोकस रखो और कुछ भी नहीं करना, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखो, बॉयल के नियम से, है ना, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल के नियम से क्या आ जाएगा, किसके अंदर घनत्व व दाब के बीच में संबंध, है ना। तो गैस के घनत्व में थोड़ा बड़ा लिख लिया ना, अच्छा सा दिख जाए। हाँ, तो गैस के घनत्व व दाब में संबंध। आप लोगों को पता है घनत्व को किससे लिख देते हो आप, डेंसिटी डी से, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हो, घनत्व को डेंसिटी बोल देते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, घनत्व है। घनत्व को क्या लिखते हो बच्चों आप, इंग्लिश में डेंसिटी। और द्रव्यमान अपॉन क्या हो जाता है, ये आयतन हो जाता है। द्रव्यमान अपॉन आयतन, आयतन को आप क्या बोलते हो इंग्लिश में, वॉल्यूम। द्रव्यमान को क्या बोल देते हो, मास। तो ये हो गया m अपॉन वी। अब देखो यहां से हम क्या निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इस जगह आ जाएगा। तो देखो v तो ये आ गया, m अपनी जगह रह जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज निकल के आ जाएगी, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, m अपॉन डी आ जाएगा। अब देखो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दोगे, आगे कैसे चलते चलोगे, जैसे बॉयल्स का नियम था उसमें हमें क्या दे रखा था, पीवी इक्वल टू के दे रखा था। तो वहां से v की वैल्यू हम पुट कर देंगे, समीकरण 1 में v का मान रख देंगे यहाँ से, है ना। तो हमारे बॉयल्स लॉ से क्या आ जाता है, हमने देखा है ये पीवी इक्वल टू क्या आ जाता है, के। ये क्या है, बॉयल्स लॉ है। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे, v के अंदर, है ना। किसकी, समीकरण 1 में मान रख देंगे, किससे, बॉयल्स नियम से। यहाँ से रख देंगे ना, ये अपने बॉयल्स लॉ था ना, पीछे वाले में फर्स्ट इक्वेशन था, तो वहां से v का मान रख देंगे। तो v का मान रखने पे हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखो ये p तो वैसा का वैसा रह जाएगा, रह गया, और ये v है, ये v, तो ये वाली वैल्यू रख देंगे इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, v की जगह m अपॉन डी। तो यहाँ पे क्या आ गया, m अपॉन डी। आगे बात समझ में, इक्वल, इक्वल में k का k रह गया, ये वाला, ठीक है। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। यहाँ से अब d की वैल्यू निकालो, घनत्व ये है ना, तो घनत्व क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, बाकी सब दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ d रख लो, है ना। यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो मैं क्या करूँ, इधर सिर्फ d रखूंगा, के अपनी जगह ऑलरेडी है, तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। चेंज किस में हो जाएगा, देखो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, के क्या हो जाएगा, अपनी जगह रहेगा, लेकिन डी को जब आप इधर ले जाओगे उल्टा, तो पी क्या रहेगा, इधर मल्टीप्लाई में। तो डायरेक्ट ऐसे लिख लो बिना टेंशन के, है ना। कैसे, एम अपॉन के हो जाएगा, इधर पी ऐसे आ जाएगा, ये एम अपॉन के ऐसे बन जाएगा। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई एम अपॉन के हो जाएगा। आप लोगों को पता है द्रव्यमान क्या होता है, फिक्स, और के भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये दोनों तो क्या हो गए, स्थिरांक हो गए, कांस्टेंट हो गए, क्या हो गए, कांस्टेंट। तो बच गया क्या अपने पास में, P और D बच गया। P मतलब प्रेशर, D मतलब डेंसिटी, घनत्व है, दाब और घनत्व है। तो देखो यहाँ से ये चीज निकल के आ गई, बाकी तो कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ से आप एक इंपॉर्टेंट बात क्या बोल सकते हो, D प्रोपोर्शनल टू P, ये बात निकल के आ गई ना। बस ये एक ही चीज याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है, किसी गैस का दाब उसके घनत्व के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे लास्ट लाइन यही लिखोगे, किसी गैस का दाब उसके घनत्व के समानुपाती होता है, डबल स्टार लाइन। तो गैस का दाब, किसी गैस का दाब, क्या, किसी गैस का दाब उसके घनत्व के, उसके घनत्व के, डेंसिटी के, डी, घनत्व मीन्स डेंसिटी, के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। दाब मतलब प्रेशर, पी, दाब घनत्व के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है, समानुपाती होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां तक आप छापो, एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट लाइन आएगी, घनत्व किसके समानुपाती होता है, दाब के समानुपाती होता है। लिखो इस चीज को, छाप लिया। हाँ, अगली बात क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट आ जाता है डायरेक्ट ग्राफिकल निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, ग्राफ या निरूपण। बॉयल के नियम का क्या करोगे, ग्राफ या निरूपण करोगे। अगली हेडिंग डालो, बॉयल के नियम का ग्राफ या निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। हेडिंग डालो जल्दी से, और बताओ कैसा क्या ग्राफ बनेगा। देखो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहां से क्या आता है,
डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और क्या क्वेश्चन आता है, ग्राफ दिया होता है और पूछता है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बोयल के नियम का ग्राफ या निरूपण, नियम का ग्राफ या निरूपण, बोयल के नियम का ग्राफ या निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोयल्स लॉ। देखो सबसे पहले क्या करोगे, दाब है P, आयतन है V, वो क्या होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बात तो मैं ये बोल सकता हूँ, दाब V के तो सीधा क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती, यूनिवर्सल टू प्रोपोर्शनल हो जाता है। लेकिन दाब है मतलब वो 1/V के क्या हो जाता है, समानुपाती। दोनों सेम ही बात है लेकिन ग्राफ अलग अलग बनेगा। तो इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूँ। सबसे पहली बात तो क्या कि जो दाब होता है, दाब को आप किससे लिख दोगे बच्चों, P से लिख दोगे। इसमें टेम्परेचर की कोई बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब एक तापमान है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, मतलब चेंज नहीं होता। तो चेंज क्या होगा, दाब और आयतन होगा। तो दाब P है वो आयतन के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। आयतन को किससे लिख दोगे, V से। तो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। एक तो ये बन जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा तो एक तो P और V के बीच में बन जाएगा। अगर आप किसके, P और V के, उल्टा हो गया ना। तो ये तो क्या ले लोगे आप, दाब ले लोगे। क्या ले लोगे, दाब। दाब को लिखते हो आप P से, और ये क्या हो जाएगा, आयतन। आयतन को किससे लिख दोगे, V से लिख दोगे। अब देखो इसके अंदर उल्टा बन रहा है ना, मतलब दाब घटेगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक दूसरे क्या हो गए, उल्टे। तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ऐसे कैसे, ऐसे, ऐसे कैसे, ऐसे। अब देखो ऐसे, अभी बात समझ में। इसमें टेम्परेचर क्या है, सेम है, तापमान क्या है बच्चों, सेम है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, एक दूसरे के दाब और आयतन क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, उल्टे हो गए, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे टेम्परेचर आप जरूर ले सकते हो, जैसे यहाँ पे 100 सेंटीग्रेड डिग्री हो, सॉरी 100 केल्विन हो गया, उसके बाद में 400 हो गया। मतलब ऐसे आप इसमें चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है, ये अलग अलग हो जाता है ना। आप ऐसे लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में, ये क्या है, कांस्टेंट है, तापमान क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गई बात। दूसरी बात क्या लिख सकता हूं मैं, एक और ग्राफ बना सकता हूं। वो क्या बन जाएगा, अपने किसके बीच में, दाब P व 1/V के समानुपाती होता है। आयतन क्या हो जाएगा इसमें, 1/V, 1/V हो जाएगा। तो अगला ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। ऐसे लिखो, कैसे लिखो, ऐसे। क्या, दाब P, कौन सा, दाब P लिखो। और किसके, आयतन कैसा है इसमें, 1/V, और इसमें कैसा था, सिर्फ V था। ये फर्क है। तो दाब 1/V के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। आगे बात समझ में, बस इतना फर्क है, समानुपाती। कैसे, देखो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा। कैसे, इधर तो ले लिया आपने दाब, क्या ले लिया, दाब, जिसको P से ले लिया। इधर क्या ले लिया आपने, आयतन, आयतन को क्या लिख लिया, 1/V। क्या लिख लिया बच्चों, 1/V। तो मैं डायरेक्ट लिख लूं आयतन को 1/V, आयतन 1/आयतन, सीधा सा मतलब ये हो गया ना। अब ग्राफ क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, जैसे एकदम स्ट्रेट लाइन। अलग अलग टेम्परेचर, मतलब फिक्स है टेम्परेचर वैसे, लेकिन जैसे अलग अलग नहीं होता, जैसे 50 डिग्री, 50 केल्विन, T1 T2 T3, इस प्रकार से अलग अलग है। तो आप इसको जैसे T1 दे सकते हो नाम, इसको T2 और इसको T3। तो इस प्रकार बन जाएगा। इसके अंदर तो इंपॉर्टेंट है, इसमें 1/V है, यहाँ पे सिर्फ V है। ये फर्क है इसके अंदर, ग्राफ के अंदर। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसा आपको छपा हुआ दिख जाएगा। इसको छापो, फिर अगला नियम करते हैं। नेक्स्ट नियम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसमें हम सारे नियम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा अर्जेंट काम होने की वजह से क्या है, क्लास को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगली क्लास में जब अपलोड करूंगा उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे नियम मिल जाएंगे। सो जल्दी मैं अपलोड करता हूं, मतलब नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इतना पढ़िए, मस्त रहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम वीडियो जल्दी लेकर आने वाले हैं। सो आपको टेंशन नहीं लेनी। मिलते हैं जल्दी कल एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चार्ल्स का नियम है, वहां से कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है।